दीनदयाल उपाध्याय आदरणीय श्री उमाकांत शर्मा जी विधायक, आदरणीय श्री सीताराम यादव जी जिला प्रभारी, आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह भाटी जी जिला प्रशिक्षण प्रभारी, आदरणीय श्रीमती गीता रघुवंशी जी जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, आदरणीय श्री राकेश चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्री दिनेश सोनी जी नियंत्रक वर्ग के, आदरणीय श्री राम मोहन सिंह बघेल उपाध्यक्ष वन विकास निगम, आदरणीय श्री बलवीर सिंह रघुवंशी जी वर्ग प्रभारी प्रशिक्षण, सभी आदरणीय मंचासीन पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस प्रशिक्षण के प्रतिनिधिगण, भाई और बहन, कितना अद्भुत दृश्य लगता है। और ये दृश्य अगर कहीं दिख सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में दिख सकता है। अनुशासन कैसा होना चाहिए, कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए, जीवन को व्यवस्थित कैसे रखते हुए राष्ट्र को समर्पित भाव से हम काम कैसे कर सकते हैं, इसका चिंतन, राष्ट्र प्रथम की भावना का चिंतन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और सौभाग्य है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कितना अच्छा है कि नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान। अब आप कल्पना करिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ही प्रशिक्षण को रखा गया, कोई और नाम रखा या केवल प्रशिक्षण अभियान रख दिया जाता, लेकिन प्रशिक्षण का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा गया। अगर शुचिता देखनी हो, पवित्रता देखनी हो, संस्कार देखना हो, सभ्यता देखनी हो, विचार देखना हो, अध्यात्म देखना हो, चिंतन देखना हो, पत्रकारिता देखनी हो, और कुशल संगठनकर्ता देखना हो, और कुशल राजनीति के देखना हो, अगर सबका समुच्चय देखना हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी में देखा जा सकता है। इसीलिए वर्ग का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा गया है। जब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर वो संस्कार, वो संस्कृति, वो भाव, वो विचार, वो सब कुछ अपने आप आ जाता है। इसीलिए वर्ग के नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि हमारा प्रशिक्षण अभियान कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा गया है। अब ये प्रशिक्षण क्या है? बार बार हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लिखा रहता है कि प्रशिक्षण है क्या? तो इसमें शिक्षण से पहले प्रा लगा हुआ है। प्रा उपसर्ग है। प्रा द्योतक इस बात का है कि गहन चिंतन के लिए हम लोग बैठे हैं। शिक्षण में, शिक्षण और प्रशिक्षण में दोनों का अंतर और भाव क्या है? गहनता के साथ किसी भी विषय पर अध्ययन करते हुए सीख को हासिल करके उत्कृष्टता को प्राप्त करना ही प्रशिक्षण कहा जाता है। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं कि हम प्रशिक्षण में आए हुए हैं, प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रा का एक बहुत बड़ा अर्थ है, और एक प्रा जब किसी चीज में जुड़ जाता है तो उसकी गहनता, उसकी उत्कृष्टता और उसका समन्वय जो है, एक ऐसा अध्ययन प्रतीत होता है हमको आपको, जहां पर शिक्षण और सीखना दोनों को मिला करके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रशिक्षण। अब तीसरा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है महाअभियान। ये महाअभियान क्या है? तो महाअभियान क्या है कि भारत के प्रत्येक बूथ तक का प्रशिक्षण करना, लाखों कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना, मंडल स्तर पर प्रशिक्षण करना, जिले स्तर पर प्रशिक्षण करना, प्रदेश का प्रशिक्षण करना, देश का प्रशिक्षण करना, मोर्चे और प्रकोष्ठों का प्रशिक्षण करना, यानी प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण करना। इसीलिए इसका नाम है महाअभियान। ये कोई सामान्य अभियान नहीं है, ये महाअभियान है। और भारत के सभी राज्यों के सभी बूथों तक पहुंचना, 17,826 मंडलों तक पहुंचना, सभी जिलों तक पहुंचना, एक कल्पना के परे है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान और जी लिखा हुआ है,
इसका अर्थ और इसका भाव भी हमको सबको आत्मसात करके जाना चाहिए। और इस भाव के साथ ये लाइन लिखी हुई, कोई भी शब्द कहीं पर लिखा जाता है तो उसके पीछे भाव होता है, उसके पीछे योजना होती है। ऐसे ही कोई शब्द और कोई भाव कहीं पर लिख नहीं दिया जाता कि दीनदयाल जी के नाम से लिख दिया गया। दीनदयाल जी के नाम से इसलिए लिख दिया गया, उसका कारण है प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, मैंने आपको बताया। और महाअभियान शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि पूरे भारत के सभी बूथों तक और प्रत्येक कार्यकर्ता तक हमको आपको पहुंचना है। अभी आप सब लोगों ने मंडल प्रशिक्षण देखा होगा, और मंडल प्रशिक्षण में किस तरीके से हर सत्र को व्यवस्थित तरीके के भारत के सभी मंडलों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आज हम जिला प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर बैठे, किसको बुलाना था? देखिए सोच कैसी, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, जिले के पदाधिकारी होंगे, मोर्चों के अध्यक्ष होंगे, प्रकोष्ठों के संयोजक होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष होंगे, मतलब सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षण वर्ग में होने चाहिए। इस आधार पर हर वर्ग का अपनी क्राइटेरिया तय की गई। अभी भी प्रस्तावना में यहाँ पर बताया गया, आप सब लोगों ने सुना कि प्रस्तावना में कितने सत्र हैं और कितने महत्वपूर्ण लोग उस सत्र को लेने के लिए हैं। और आप सब लोग 2 दिन और 1 रात यहाँ रुक करके अपने आप को प्रशिक्षित करने वाले हैं। ये प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रशिक्षण होता क्यों? किसी और पॉलिटिकल पार्टी में तो प्रशिक्षण नहीं होता, केवल भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, जब आप प्रदर्शनी में जाओगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि कार्यकर्ता निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग चलाते हैं। तो कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होगा? तो हम इस समय सांची में हैं और भगवान बुद्ध का यहाँ पर स्तूप बना हुआ है। 3री शताब्दी का स्तूप है। दुनिया के देश के लोग यहाँ पर उस स्तूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। केवल भारत के लोग नहीं, जावा से, सुमात्रा से, कंबोडिया से, श्रीलंका से, चाइना से यहाँ पर लोग स्तूप को देखने के लिए आते हैं। अब स्तूप का भाव क्या है और उस समय का मुख्य दर्शन क्या है? तो हम संगठन में उसको अक्सर लागू करते हैं। हम कहते हैं संघम शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारा पहला वाक्य क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा वाक्य है संघम शरणम गच्छामि। और तीसरा वाक्य है धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 वाक्य उसमें बोले गए। तो सबसे पहले बुद्धि की शरण में जाना, उसके बाद संघ से यानी उनके संगठन से जुड़ना, और तीसरा उसकी विचार से जुड़ना यानी धम्मम शरणम गच्छामि। इसी तरीके से पार्टी में 3 आयाम है। सबसे पहले हम पार्टी के सदस्य बनते हैं। कोई व्यक्ति आता है जिसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। फिर हम पार्टी में जुड़ते हैं और पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं। और फिर पार्टी के पदाधिकारी बनने के बाद हम पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं, यानी अपने आप को पूर्णता पार्टी में मान लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, संस्कारित कार्यकर्ता, विचारवान कार्यकर्ता बन गए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा? हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो संगठन आधारित राजनीतिक दल है, और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। अब आप कल्पना करिए कि हमारा राजनीतिक दल संगठन आधारित है और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। और इसलिए हम कहते हैं व्यक्ति मरता है, विचार कभी मरता नहीं है। विचार तो सदैव चलता रहता है, व्यक्ति आता और जाता रहता है, लेकिन विचार अनवरत प्रवाहमान रहता है। और इसीलिए प्रशिक्षण अभियान की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई गई कि भारत के प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत होना चाहिए। अभी विभिन्न सत्रों में आपको पता चलेगा हमारी विचारधारा, हमारा सैद्धांतिक, हमारा वैचारिक अधिष्ठान, हमारी कार्य पद्धति, हमारा एकात्म मनोवाद का दर्शन, हमारे इन विभिन्न आयामों के आधार पर आपको प्रत्येक सत्र में जानकारी प्राप्त होगी। मैं उन जानकारियों के बीच में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम किसी भी वर्ग के लिए, किसी साधना के लिए जब इस क्षेत्र में आते हैं, तब मेरा मन, मेरा विचार, मेरा भाव कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं जब प्रवेश कर रहा था तो मैं प्रवेश करने के बाद अभी जाकर के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मैं एक एक प्रदर्शनी को बहुत कायदे से देखा तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर की अलग है, प्रदेश की अलग है और जिले की विधानसभा वाइज अलग प्रदर्शनी लगाई गई। मैं मानता हूं कि आप में से आए हुए कार्यकर्ता अपने जिले के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता आप प्रदेश के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, आप अपना इतिहास और विकास भी अच्छे तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंच पर बैठे हुए और यहाँ पर लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता से कभी कोई प्रश्न किया जाता है तो कार्यकर्ता बड़े संकोच के साथ उत्तर दे पाता है, क्योंकि चीजें हर समय याद नहीं रहती हैं, उसको बार बार हमको अभ्यास करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। ऐसे ही प्रशिक्षण वर्ग में हम जब लोग आते हैं तो कितने भी पुराने कार्यकर्ता हों, लेकिन सब चीजों को एक बार जब दोहराते हैं तो हमारे ध्यान में आता है ऐसी भी चीजें हैं जिनको हमको आत्मसात करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि प्रत्येक कार्यकर्ता बराबर नहीं हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपने अंदर उन संस्कारों को लाने के कारण से हम निश्चित रूप से एक आदर्श कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो हमारे अंदर विचार कैसे आए, हमारे अंदर संस्कार कैसे आए, हम सैद्धांतिक और वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को परिपक्व कैसे कर पाए, हम अपने एकात्मानव दर्शन को आत्मसात कर पाए, हम एकात्मानव प्रदर्शन केवल सुनने के लिए नहीं, केवल जानने के लिए अपने जीवन में हम कैसे उतार पाए, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम अपनी पंचनिष्ठाओं को कैसे समझ करके अपने जीवन में ले पाए। जब हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हमको ये भी समझने की आवश्यकता है राष्ट्र को सर्वोपरि कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमारे जीवन में किए गए कार्यों के माध्यम से राष्ट्र सर्वोपरि परिलक्षित होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से हम लोगों ने पंचनिष्ठाओं में पहली निष्ठा कही राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद। इसमें पहली निष्ठा हमारी है राष्ट्रीयता। जब हम वैशिष्ट की बात करते हैं, जब हम कार्य पद्धति की बात करते हैं, जब हम पार्टी की विस्तार की बात करते हैं, हम जब वैचारिक अधिष्ठान की बात करते हैं, ये सब चीजें हमारे जीवन में उसको आत्मसात करना और जीवन को स्थान पर लेकर के चलने की आवश्यकता है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हम लोग 2 दिन तक जो कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो कुछ यहाँ पर लोग बताने वाले हैं, उसको सबको बाकायदे अपनी डायरी में व्यवस्थित तरीके से नोट करें और एक बार उसमें से आकलन करें कि हम कहां पर खड़े हैं और हमारी स्थिति क्या है। आपको पता चलेगा, वास्तव में पता चलेगा। आज तो मैं आपसे उन बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि आप कहां पर खड़े हैं। आप सबको पता है कि 23 अक्टूबर 1951 से भारतीय जनसंघ से लेकर के आज की तारीख में हम लोग 23 तारीख को 23 मई को यहाँ पर बैठे हैं 2026 में। तब से लेकर के अब तक की यात्रा एक बहुत विस्तृत यात्रा है। भगवान दास समनानी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप कल्पना करिए कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का नाम लिखा। इन्होंने जनसंघ के अध्यक्षों का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का नाम लिखा हुआ। लेकिन हमारी यात्रा तो प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1951 से। तो हमारे पहले अध्यक्ष जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 11वें अध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष जनसंघ के कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जनसंघ के मध्य प्रदेश के ब्रजलाल दवे जी थे और अंतिम अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कौन थे? जनसंघ के तो कुशाभाऊ ठाकरे थे। और हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंतिम अध्यक्ष जनसंघ के देश के लाल कृष्ण आडवाणी, और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष देश के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, और आज अध्यक्ष हमारे हैं नितिन नबी जी, और मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा जी, और आज के अध्यक्ष हमारे हेमंत खंडेलवाल जी। अब आप कल्पना करिए और इस श्रृंखला को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में कैसे कैसे काम किया। तब आपको ध्यान में आएगा कि वास्तव में संघर्ष की कितनी बड़ी कथा है। मैं अभी देख रहा था आंदोलन के बहुत कम चित्र इन लोगों ने लगाए थे,
लेकिन कितनी लाठियां लोग खाई हैं, कितने यात्रा लोग किए हैं, कितना संघर्ष चला है, तब आज भारतीय जनता पार्टी का एक परिवृक्ष जो देख रहे हैं हम आप, ये देखने को मिलता है। आज महेंद्र सिंह यहाँ से खड़े होकर के बोल रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह यहाँ पर खड़े होने लायक बने हैं। इस लायक उनको बनाने के लिए और पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए लाखों लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। तो जो लाखों कार्यकर्ता चले गए, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनके योगदान को हम आप याद भी नहीं करते हैं, तो कम से कम अपने इतिहास विकास के आधार पर एक बार इसको समझने की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि पहला चुनाव हुआ तो 3 सीटें थी, दूसरा चुनाव हुआ तो 4 सीटें आई, 57 के चुनाव में 4 सीटें, 62 के चुनाव में 14 सीटें आई। हम लोग एक कल्पना करते हैं। और 67 के चुनाव में 35 सीटें आई, 73 के चुनाव में फिर 21 सीटों पर रह गए, फिर इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी के बाद 294 सीटें जनता पार्टी जीत गई। फिर हम लोग 3 पहली बार जीते थे, लेकिन 84-85 के चुनाव में 2 रह गए, फिर 89 हुए, फिर 111 हुए, फिर 186, 66 हुए, 162 हुए, 186 हुए, 182 से आकर के हम लोग फिर कहाँ पहुंच गए, कल्पना के परे है। इस सब यात्रा को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे संघर्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मुझको ये लगता है कि वास्तव में हमारे आप सबके जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। 22 राज्यों में आपकी सरकार है और कुल भारत के 1822 विधायक भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, 292 एनडीए के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर नगर निगम, मेयर, जिला पंचायत सब जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत के अंदर बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी देखते देखते जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज अंधेरा छटा है, सूरज निकला है, कमल का फूल खिला है। 14 करोड़ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 14 करोड़ सदस्यों की पार्टी बन गई। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसको बचा करके, इसको संभाल करके, इसकी यात्रा को आगे लेकर के चलने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम सब लोग प्रशिक्षित हों, प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के विषयों से ओतप्रोत हों, अस्त्र शस्त्र से हम सब लैस हों। और हमारे यहाँ कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में हमारा आपका संगठन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, राजनीति हमारे लिए साधन है, साधन नहीं। राजनीति हमारे लिए धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति हमारे लिए मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति समाज के कल्याण के लिए, राजनीति हमारे आप सबके देश के नवनिर्माण के लिए हमको आपको करना है। और इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हमको आपको तैयार और तत्पर होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारा मार्ग कौन सा है। लोग कहते हैं कि मार्ग कौन सा है, तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मार्ग है। हमारा विजन क्या है, तो हमारा विजन है 2045 का विकसित भारत के सपने को साकार करना। हमारा लक्ष्य क्या है, महाप्रशिक्षण अभियान को ठीक ढंग से पूरा करते हुए मोदी जी के भारत के निर्माण में अपना योगदान देना। और हमारा आप सबका अंतिम लक्ष्य क्या है, भारत माता की जय पूरे विश्व के अंदर हो, ऐसी भावना को लेकर के साथ में चलना। अब इन सब कामों को पूर्ण करने के लिए हमारा आज का ये जो अभियान है, ये सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है, उन विषयों पर चर्चा करना तो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी अभी भारत में एक सबसे बड़ा जो विषय आया है, उसमें लोगों ने कहा कि पहली बार आजाद भारत में एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो दुनिया के 31 देशों के जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसको प्राप्त करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अभी आपने देखा 5 देशों की यात्रा करके मोदी जी लौटे हैं। अब लोग दुनिया के अंदर ये चर्चा कर रहे हैं कि विश्व के अंदर कोई देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसको दुनिया के 31 देशों का उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मोदी जी ने लाल किले से 5 बातें की। वो 5 बातें कौन सी है? उन्होंने कहा पंच प्रण हर कार्यकर्ता को लेना चाहिए और देश के सभी नागरिकों को लेना चाहिए। वो पहला प्रण क्या कहा उन्होंने?
पहला प्रण कहा कि विकसित भारत बनाने का हम आपको सबको संकल्प लेना चाहिए, यानी पहली प्रतिज्ञा हमारी विकसित भारत बनाने की होनी चाहिए। अब जब आप विकसित भारत कहते हो तो विकसित भारत है क्या? बहुत कार्यकर्ता सोचते हैं कि विकसित भारत क्या है, विकसित शब्द क्या है। तो 2014 से पहले तक भारत को अल्प विकासशील देश के रूप में दुनिया के अंदर आंका गया। विकासशील देश पे भी हम अपना नाम नहीं लिखा पाए, लेकिन अभी मोदी जी के नेतृत्व में हम विकासशील देश की श्रृंखला में खड़े हुए। अब मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। अब विकसित भारत किसको कहते हैं, या विकसित देश कितने हैं, और उन विकसित देशों की श्रृंखला में हम कैसे खड़े होंगे? तो विकसित देश की पैमाना है, वो पैमाना क्या है कि कोई भी देश में रहने वाले व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास पक्का मकान ना हो। दूसरा पैमाना क्या है? 100% लोग शिक्षित हों। तीसरा पैमाना क्या है? 100% लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। चौथा पैमाना क्या है? कोई भी आदमी भूखा ना सोए। पांचवा पैमाना क्या है? हर व्यक्ति को काम करने के लिए काम मिले, यानी रोजगार की व्यवस्था हो। इसके आगे भी क्या है? हर घर में पीने का शुद्ध पानी हो, कोई बेरोजगार ना हो, कोई आवासहीन ना हो, किसी को स्वास्थ्य की सुविधा ना हो, 100% शिक्षा हो। ये सब व्यवस्थाएं जब होती हैं, उसके पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए? तो विश्व बैंक ने कहा कि 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की इनकम होने पर वो कैटेगरी में आता है। लेकिन आपको पता है चाइना 12 लाख से बहुत ज्यादा प्रति कैपिटा इनकम हो गई है चाइना में, लेकिन अभी चाइना विकसित देश नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि बाकी जितने पैमाने हैं उस पर चाइना खरा नहीं उतर पा रहा। लेकिन भारत बहुत तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ रहा है। मैं उसकी लंबी चर्चा करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भारत ने 57 करोड़ लोगों का खाता खुलवा दिया है। भारत ने 4 करोड़ लोगों को आवास दिया है, 3 करोड़ का आवास बन रहा है। भारत ने 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ दिया है, 50 करोड़ लोगों का लाभ मिल रहा है। भारत 82 करोड़ लोगों की 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है। भारत हर घर को नल जल योजना से जोड़ रहा है, प्रत्येक घर में शुद्ध पानी पहुंचा रहा है। भारत स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। भारत की शिक्षा दर 2014 से पहले हमारे पास 73% थी, आज की तारीख में 88% हम पहुंच गए। नई शिक्षा नीति के तहत 100% शिक्षा में पहुंचेंगे, यानी जो पैमाने विश्व के हैं उसको हम प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहे। आपको पता है कि भारत की पर कैपिटा इनकम 2,46,000 हो गई है। पहले इसके भारत की पर कैपिटा इनकम 79,000 थी, अभी हम बढ़ करके 2,46,000 पर पहुंच गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का आज चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई है, यानी $4.65 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारत चौथे स्थान पर खड़ा है। बहुत जल्दी 2029 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी नंबर 1 कौन होगा? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 भारत होगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है चिंता मत करो, आगे आने वाले दिनों में हम सब लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2035 तक भारत $10 ट्रिलियन के साथ दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिश करेगा। और उसका परिणाम क्या होगा मेरे मित्रों, कैसे होगा, ये सब बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अमेरिका की ग्रोथ रेट आज की तारीख में 2.5% है, चाइना की ग्रोथ रेट 4.5% है, 4.3% है, और जर्मनी की ग्रोथ रेट 0.9% है, और जापान की ग्रोथ रेट 1% है, और भारत की ग्रोथ रेट 7% है। और 7% के साथ हम आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पे पहुंचे, तीसरे पे पहुंचेंगे, दूसरे पे पहुंचेंगे। और मोदी जी ने कहा है, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 2045 तक 30 यानी $30 ट्रिलियन के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, और तब हमारा भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। यानी ये केवल नारा नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, इस पर भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। दूसरी बात उन्होंने प्रण किया गया, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी विदेशी मानचित्र हैं, विदेशी जितनी भी चीजें हैं, उनके सबसे मुक्ति मिलना चाहिए, जिसका हमको संकल्प लेना है। आप सबको पता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी उसको हटा दिया और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगा दिया। आपको पता है कि
जो प्रधानमंत्री जी का आवास है 7 रेस्को जिसको बोला जाता था, उसको उन्होंने कल्याण मार्ग और कल्याण भवन कर दिया। आप सबको पता है अभी जो प्रयागराज में जिसका नाम इलाहाबाद था उसको उन्होंने प्रयागराज कर दिया, जो फैजाबाद था उसको अयोध्या कर दिया गया, दिल्ली की बहुत सड़कों का नाम बदल करके भारतीय महापुरुषों के नाम से रख दिया गया, और नेवी का जो जहाज था उस पर जो झंडा लगता था उस पर जो अंग्रेजों का चित्र लगा हुआ था उसको हटा करके छत्रपति शिवाजी की मोहर को लगा करके उस झंडा को भी फहरा दिया, और जितने द्वीप थे उन द्वीपों का नाम भी महापुरुषों के नाम से लगा दिया। यानी विदेशी मानविंदुओं की मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी जी ने शुरू कर दिया। तीसरा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, विरासत से विकास। उन्होंने कहा विरासत पर गर्व करिए, विकास की ओर आगे बढ़िए। इसीलिए मोदी जी ने महाकाल लोक बना दिया, इसीलिए मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, इसीलिए मोदी जी ने नमामि गंगे की परियोजना को चला दिया, इसीलिए मोदी जी ने चारों धाम को जोड़ दिया, इसीलिए मोदी जी ने राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर के देखिए भव्यता को कैसे बढ़ा दिया, 7,500 मंदिरों में काम चला दिया, और मोदी जी ने कहा विरासत से विकास की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, एकता और एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और एकता और एकजुटता का बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें धारा 370 समाप्त कर दिया, 35 से समाप्त कर दिया, और सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की वो मूर्ति जिसको उन्होंने गुजरात में लगाया, पूरे भारत से लौह संग्रह किया। और देखिए, कल्पना करिए आप कि रन फॉर यूनिटी उन्होंने चला करके पूरे भारत को एकजुटता के धागे में पुरोने का काम किया। उन्होंने एकता और एकजुटता का बड़ा संदेश दिया। और पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही, नागरिक कर्तव्य। हम सब लोगों के कर्तव्य क्या है उसको ध्यान में रखना, तिरंगे का सम्मान करना, भारत को अपना मानना, यहाँ की संपत्ति को अपना मान करके उसको आगे बढ़ाना, अपने देश से प्रेम करना। माता भूमि पुत्रों पृथ्व्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, इस भाव से जीना, संविधान का आदर करना, महापुरुषों का सम्मान करना, यानी इन सब भावों से हमारे नागरिक के कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का बोध कराने का आपके काम। इन पंच प्रण के आधार पर उन्होंने कहा, जब हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे सभी समस्याओं का समाधान होगा और भारत विकसित भारत बनकर के तैयार होगा। तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पूरे भारत का आह्वान किया। आह्वान करते समय अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन करते हुए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। अब मोदी जी ने पंचप्रण की बात कही, तो वहीं पर परिवार संगठन ने पंच परिवर्तन की बात कही। अब हम सब लोगों के प्रशिक्षण वर्ग में भी कहा गया है कि हम पंच परिवर्तन की चीजों को ध्यान में रखें। तो पंच परिवर्तन कितना आवश्यक है, तो पंचप्रण और पंच परिवर्तन, और जब इन दोनों चीजों को हम मिलाते हैं तो हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कुटुंब प्रबोधन करिए। अब आजकल परिवारों में कैसे विघटन हो रहा है, एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर रहे, लोग आपस में चर्चा नहीं कर रहे, आपस में बातचीत नहीं कर रहे, परिवार टूट रहे हैं। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, देश टूटेगा, तो एकता और एकजुटता का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो रही, लोग मोबाइल पे तो काम कर रहे हैं, पति पत्नी बिस्तर पर है लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे, डाइनिंग टेबल पे बैठ करके एक साथ भोजन नहीं कर रहे। भोजन हो, वेशभूषा हो, अपनी भाषा हो, अपना रहन सहन हो, और कुटुंब के साथ चर्चा हो, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कम से कम साथ में बैठे, आत्मीयता और प्रेम का व्यवहार हो। जब तक परिवार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए एकात्म मानववाद दर्शन में भी परिवार की परिकल्पना को साकार किया गया है, बताया गया है। तो हमारे सबके लिए आवश्यक है कि पंच परिवर्तन के उस भाव को भी लेकर के हम लोग चले। दूसरी महत्वपूर्ण भाव है उसी में पंच परिवर्तन में, उन्होंने कहा स्वदेशी का भाव, यानी स्व का भाव, अपनी सब कुछ भारत में। मेरे मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत का मसाला, भारत का मलमल, भारत का हमारे आपके यहाँ का इस्पात पूरी दुनिया के अंदर हम लोग भेजते थे। और आपको पता है कि जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% केवल भारत की अर्थव्यवस्था थी।
दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं था, सब कुछ भारत के पास था। भारत सब कुछ निर्यात करता था, आयात नहीं करता था। लेकिन अब भारत निर्यातक बन गया, आयातक बन गया है। निर्यात बहुत कम हो गया बीच के दिनों में। तो हम जब स्वदेशी को अपनाएंगे, लोकल फॉर वोकल को जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, और जब हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, उसका उपभोग करेंगे और हमारे देश में बनी हुई चीजों को लेकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से देश बहुत शक्तिशाली होगा। इसके दो उदाहरण आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया है, और ब्रह्मोस कहाँ बना है? हमारे आपके भारत में बना है। दूसरा आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जब झंडारोहण कर रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टर पुष्पवर्षा कर रहा था, वो भी भारत का बना हुआ हेलीकॉप्टर पहली बार पुष्पवर्षा कर रहा था। तीसरा उदाहरण तेजस आया हुआ है, ये भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है। चौथा उदाहरण आपको देता हूँ, चंद्रायन पे जो हम लोग गए हैं, भारत के वैज्ञानिकों के प्रयास से पहुंचे। चौथा उदाहरण 104 उपग्रह जो मंगल ग्रह पे छोड़े गए, वो भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया। और पांचवा उदाहरण, कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन हुआ, हमारा वैक्सीन बनाई गई, वो भारत के लोगों ने खोज करके एक नहीं दो वैक्सीन का हिसाब किया। और अभी देखते देखते आपको पता होगा 24,000 करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने निर्यात करने का काम किया। एक भी चीज, गोली भी खरीदनी होती थी तो हम आयात करते थे। अब रक्षा विभाग 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। और बड़ी बात है हमारे सबके लिए जानने के लिए कि 1,57,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। 185 चीजों में भारत पूरे दुनिया के अंदर रक्षा उत्पाद को निर्यात कर रहा है। 85 देशों को हम लोगों ने अभी निर्यात किया है। 5,000 चीजों में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। आत्मनिर्भर की प्रक्रिया में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तो भारत और मजबूत होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार आह्वान करते हैं, खादी का उपयोग करिए, स्वदेशी का उपयोग करिए, अपनी दिया अपना कुम्हार जो बनाता है उसका उपयोग करिए, अपने घर की बनी हुई चीजों का उपयोग करिए, अपने क्षेत्र में बनी हुई चीजों का उपयोग करिए। तो हम लोग के लिए पंच परिवर्तन की दूसरी बात है स्व की अनुभूति करना, यानी स्वदेशी चीजों पे अपने को ध्यान रखना। तीसरा महत्वपूर्ण विषय लिया गया है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण। अब देखिए, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, इसका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, हमारे परिवार संगठन ने किया। पंच परिवर्तन में पर्यावरण कितना आवश्यक है, वो जो उनकी परतों में छेद हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है। जब देश आजाद हुआ था, पहली जनगणना हुई थी तो 36 करोड़ लोग भारत में थे, और उस समय प्रति व्यक्ति पानी कितना था? 5,177 घन मीटर पानी भारत के प्रति व्यक्ति के पास था। आज की तारीख में 1,514 घन मीटर पानी बचा है, यानी पानी सूखता जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। जब पानी समाप्त हो जाएगा तो हम आप कहाँ से बचेंगे? जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए तो उबरे मोती मानस चूर। इसलिए पंच परिवर्तन की बड़ी लाइन है कि पर्यावरण कैसे बचेगा? वृक्षारोपण करना, नदियों का संरक्षण करना, प्लास्टिक यूज को समाप्त करना, गंदगी को भगाना, स्वच्छता का अभियान चलाना हमारे आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। चिंता मत करिए, अगर कहीं भी गंदगी दिखती है उसको आप साफ करेंगे तो आप छोटे नहीं होंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। इसलिए हमको प्लास्टिक से बचना है, पेड़ जरूर लगाना है, नदियों का संरक्षण करना है, तालाबों की सफाई करनी है, कुएं को सफाई करना है, और जल संचयन और जल संवर्धन में जितना योगदान हो सकता है उतना योगदान आपको करना है। इसलिए पर्यावरण का उन्होंने तीसरी महत्वपूर्ण बात कही है। अब देखिए, आप क्रमशः जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आपके लिए कितना आवश्यक है ये सब चीज। उन्होंने भी नागरिक कर्तव्य की बात कही, नागरिक कर्तव्य की बात कही गई। हमको नागरिक होने के नाते भारत के जितनी चीजें हैं उसको सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, सामाजिक समरसता। समाज में हम समरस कैसे हो सकते हैं, सबको बराबर कैसे मान सकते हैं, छोटा और बड़ा कोई नहीं है, हम सब एक हैं, एक माँ की संतान है। इस भाव को अपने अंदर जागृत करना और मिलजुल करके रहना, और सामाजिक समरसता का बड़ा उदाहरण आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुंभ में अपने सफाई कर्मचारियों के पैर धुल करके उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर एक संदेश दिया था। और दूसरा संदेश उन्होंने
जब काशी विश्वनाथ के मंदिर बन रहा था तो उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनके साथ भोजन करके और उनको भी अपने साथ बैठा करके एक बड़ा संदेश दिया था। राम जन्मभूमि पर मंदिर बन करके तैयार हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर उद्घाटन से पहले जिन कर्मचारियों ने काम किया उन पर सब पर पुष्प वर्षा करके उनका सबका स्वागत और अभिनंदन किया। हमारे लिए कोई सफाई कर्मचारी होगा, कोई हमारे नाली को साफ कर रहा होगा, कोई और भी काम कर रहा होगा, लेकिन वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरे परिवार का सदस्य है। इसलिए सामाजिक समरसता के उस भाव को जन जन तक पहुंचाने का भी अभियान हम सब लोग को लेकर के चलना चाहिए। तो पंच प्रण की भावना हो, पंच परिवर्तन से हम आप ओतप्रोत हो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के चले हों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य हो और अंत्योदय और अंतिम व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना को साकार करना हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन को लेकर के हम उस भाव से आगे बढ़ रहे हों। इन सब चीजों को जब हम समाहित करके आगे चलेंगे तो मेरा भी जीवन सफल होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सफल होगा और इन सब आधारों पर हमको आपको उस स्थान को जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं उसमें निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज के भर के उनके समय पर मैंने आप सबसे अनुरोध की ओर इतना किया, साधन साधे साधना, और इस भाव के साथ हम सब लोग अपने सभी विषयों को आत्मसात करेंगे और जब यहाँ से निकलेंगे तो हम गर्व की अनुभूति करेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, अपने जीवन में लेकर के जन जन तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और आधुनिकतम आज की जो विधाएं हैं, चाहे एआई के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, सभी उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम भारत माता को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आंसुओं को पूछना कुछ और बात है, आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, खाइयों पे पुल बनाना कुछ और बात है और खाइयों को बांटना कुछ और बात है, संगठन में पद लेना, दायित्व लेना कुछ और बात है, संगठन के काम आना कुछ और बात है। और इसलिए हम सब लोग इस भाव और भावना के साथ इस आदर्श स्थिति को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे, एक आदर्श कार्यकर्ता बन करके इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।